गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ खदीजा अनवर और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टाफिंग. सो टुडेज टॉपिक विल बी स्टाफिंग का एक फंक्शन है उस दैट इज़ रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो विल स्टडी अबाउट द रिक्रूटमेंट. We'll study the meaning of recruitment and the definitions and the process and whatever the things that comes under recruitment. So let me tell you कि recruitment क्या होता है. Whenever you apply for a job, ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग स्टाफिंग में आ गए हैं. तो स्टाफिंग जो होता है वो जॉब होता है, सबको जॉब करना है. तो जॉब करने के टाइम में जब तुम अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, चाहे तुमको तुम्हारा दोस्त बताया है या तुमको किसी और से पता चला है, तुम जो अप्लाई कर रहे हो तो तुमको रिक्रूट किया जाएगा. ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिम्युलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. This function is concerned with discovering the sources of manpower required to tap the sources that is attracting the potential employees to offer their services to the working organization. ठीक है, तो जितना तुम पढ़ रहे हो लिख रहे हो इसका एक डिग्री मिलेगा और उसके बाद तुमको उसी के बेसिस पे जॉब मिलेगा. ठीक है, तो स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टाफिंग. ठीक है, जो भी तुम्हारा पोटेंशियल है, जो भी तुम्हारा स्किल्स है, वो तुम चाहोगे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम में आए और वो ऑर्गेनाइजेशन तुमको उस काम को करने के लिए रिक्रूट करेगा. ठीक है, अगर तुम केपेबल होगे तो, इफ़ यू विल बी केपेबल इनफ और उसका जो क्राइटेरिया है उसको तुम अगर फुलफिल कर रहे होगे, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल रिक्रूट यू. रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में 3 कंपोनेंट्स होता है: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, विच इज इक्वल्स टू स्टाफिंग. बट नाउ वी विल ओनली स्टडी अबाउट recruitment. In this video we'll go through the we'll briefly study about the recruitment. Now there are the two definitions which I have noted down. पहला Dale S. Beach ने कहा है और दूसरा Coons and O'Donnell ने कहा है. That is the development and maintenance of adequate manpower resources. It involves the creation of a pool of available labor upon whom the organization can draw when it नीड्स एडिशनल एम्प्लॉयज़. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर चाहिए. मशीन भी चाहिए, मनी भी चाहिए, बट मैन पावर भी चाहिए, क्योंकि वो मनी से जो तुम मशीन खरीद रहे हो उस मशीन में काम कौन करेगा. ठीक है, उसको ऑन करने के लिए भी कम से कम एक आदमी चाहिए. तो इसी तरह बहुत सारा काम करने के लिए डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह मैन पावर का ज़रूरत होता है. ठीक है, सो यही मैन पावर को ढूंढने का काम जो होता है उसको हम लोग स्टाफिंग कहते हैं. स्टाफिंग में 3 कंपोनेंट्स होता है. पहला हम लोग रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं. रिक्रूट हो जाने के बाद आप सेलेक्ट होते हो और उसके बाद उसका दूसरा स्टेप आता है. ठीक है, नाउ देयर आर द टू. पहले हम लोग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर, कंपेयरिंग द डिपेंडेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ मैन पावर एंड कॉलिंग एप्लीकेशंस फॉर वैकेंसीज. तो पहले सोर्स ऑफ मैन पावर चूज़ किया जाता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा मैन पावर चाहिए, उसका क्या स्किल्स होना चाहिए, उसका क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये सब. उसके बाद जो भी सोर्सेज है उसको कंपेयर करना है. उसके बाद रिक्रूटमेंट का थर्ड प्रोसेस होता है कि बेस्ट मैन पावर को चूज़ करना और उसके बाद उसको जो भी जॉब वैकेंसी है उसके लिए कॉल करना. ठीक है, तुम जब अपना CV देते हो, अपना रिज्यूमे देते हो, तो तुम सेलेक्ट होने के लिए दे रहे हो, बट सेलेक्ट के पहले तुम रिक्रूट होगे कि वेदर यू आर केपेबल ऑफ गिविंग द इंटरव्यू और नॉट. ठीक है, अगर आप केपेबल होगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपको कॉल किया जाएगा, वैकेंसी निकलेगा, देन यू विल गेट अ कॉल दैट यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, तो तो आई होप इट्स क्लियर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. दीज आर द 4 प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मैन पावर, कंपेयरिंग द डिपेंडेबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ मैन पावर एंड कॉलिंग applications for vacancies. And in the last step, the application of vacant jobs are called from prospective candidates. Last word clear नहीं है, the last word is candidates. तो जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होता है उसको बुलाया जाता है काम करने के लिए. ठीक है,
So I hope process is clear. Now let me tell you before the picture comes, there are two types of recruitment. पहला होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, पहले जान लो कि कैसे रिक्रूटमेंट के बाद जो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो वेरीफाई किया जाता है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरिफिकेशन एप्लीकेशंस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. एक पार्ट होता है जो सारा जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस जॉब के लिए, उसको क्वालिफाई करता है. और एक साइड होता है जिसमें जो क्वालिफिकेशंस होता है जॉब के लिए उसको फुलफिल नहीं करता है. ठीक है. नाउ सच एलिजिबल एप्लीकेशंस आर अलोन आर इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस. तो जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उसको कभी कभी होल्ड पे भी रखा जाता है, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उसी को एप्लीकेशन उसका एक्सेप्ट करके उसको फिर वैकेंसी के लिए फिल करने के लिए नाउ उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया जाता है. ठीक है. जिसमें नंबर 1 होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज, देन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इन्विटेशन टू कैंडिडेट्स एंड प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स ऑफ एप्लीकेंट्स आफ्टर सिलेक्शन. तो ये 4 प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का. प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए, तो ये 4 इवेंट्स होता है इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है. वैकेंसीज डिटरमाइन करना, उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. जो हम 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताए हैं, पहला होता है इंटरनल एंड देन द एक्सटर्नल. उसके बाद अगर कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहा होता है उसका सीवी के अकॉर्डिंग, नाउ वो क्वालिफाई कर रहा होता है, उसको कॉल जाता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है. सिलेक्शन, इफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, देन उसका कॉल लिस्ट में नाम आता है. ठीक है. तो आई होप नाउ इट्स क्लियर कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए. ठीक है. नाउ द 2 टाइप्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, इंटरनल सोर्सेज में आता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है फैक्ट्री गेट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वेटिंग लिस्ट, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन, लेबर यूनियन रिकमेंडेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, कैंपस प्लेसमेंट. ठीक है. तो हम ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं सब के बारे में बताएं, बट इन द कमिंग नोट, इन द कमिंग पिक्चर्स तुम लोग को पता चलेगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज को ब्रीफली हम लोग और जानेंगे. नाउ व्हाट इज़ प्रमोशन एंड व्हाट इज़ ट्रांसफर. Promotion means transferring employees from lower position to fill vacancy at higher level involving higher responsibility, status and pay. Promotion is the authority level, the rank, responsibilities of employees and prestige improve or increase. ठीक है. तो this is promotion. Promotion means when तुम काम कर रहे हो लोअर लेवल में, तुम अच्छा काम कर रहे थे इसलिए तुमको प्रमोट किया गया, तो तुम्हारा सैलरी भी बढ़ा, तुम्हारा पोस्ट भी इंक्रीज़ हुआ और तुमको तुम्हारे नीचे और लोग आ गए काम करने वाले. नाउ ट्रांसफ़र इज़ कि तुम एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हो और एज एन अकाउंटेंट तुमको दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र कर दिया गया. सपोज़ यू आर वर्किंग इन झारखंड, बट तुमको क्योंकि वेस्ट बंगाल में उस पोस्ट पे बहुत स्किल्ड आदमी नहीं था, बहुत स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं था, तो तुमको वेस्ट बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया. दिस इज़ ट्रांसफ़र. मींस तुम्हारा पोस्ट वही रहा, तुम्हारा पे भी वही रहा. ठीक है. तुम उसी जगह पे काम कर रहे हो, तुम्हारा काम भी वही है, बट यू आर नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड द transfer. Promotion is you are getting promoted in the higher position. अगर तुम असिस्टेंट अकाउंटेंट काम कर रहे हो तो तुम बहुत अच्छा से काम किए, इसीलिए अब तुमको अकाउंटेंट बना दिया गया. ठीक है. तो मतलब तुम्हारे नीचे नाउ तुमको एक असिस्टेंट मिलेगा, तो तुम्हारे नीचे लोग काम करेंगे. दिस इज़ प्रमोशन. इसमें क्या होता है, प्रेस्टिज. ठीक है. इट्स अ प्रेस्टिजियस जॉब. लोग ऑब्वियसली तुम्हारे नीचे काम कर रहे हो तो तुम्हारा रिस्पेक्ट भी देंगे, तुम्हारा अथॉरिटी बढ़ जाएगा, तुम्हारा पोस्ट इंक्रीज हो जाएगा, एंड तुम्हारा जो पे स्केल है, मतलब जो सैलरी है
वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो ओनली दीज आर द टू इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इंटरनल सोर्सेज का एडवांटेज, इट्स इकोनॉमिकल, द बेटर सिलेक्शन, इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, इट boosts the morale, better utilization of human resources, reduce absenteeism, reduce labor turnover। तो ये है इंटरनल सोर्सेज। पहला इकोनॉमिकल, पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, ठीक है। तुमको उसको जांचना परखना नहीं है, तुमको उसका इंटरव्यू नहीं लेना है, तो सेलेक्ट हो गए। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली जब तुम ट्रांसफ़र होते हो अपने किसी अच्छे जगह में तो वो तुमको मोटिवेट करेगा, तुम्हारा पे स्केल बढ़ेगा तो वो भी तुमको मोटिवेट करेगा, तुम्हारा मोरल को बूस्ट करेगा। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो यूटिलाइजेज द ह्यूमन रिसोर्सेज इन अ बेटर वे एंड इट रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय जिसका प्रमोशन हुआ है या ट्रांसफ़र हुआ है वो बहुत दिन से काम कर रहा है। एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब ऑल टुगेदर जब लेबर बदला जाता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, तो जब तक वो ट्रेनिंग करेगा तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा है इसका मतलब कि उसका प्रोडक्शन में भी काम नहीं कर रहा है। तो लेबर टर्नओवर होना मतलब लेबर टर्नओवर में बहुत काम लगता है। पहले वो सेलेक्ट होगा, उसको ट्रेनिंग मिलेगा, यहाँ पे लेबर टर्नओवर नहीं होगा क्योंकि जो भी एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है या जो भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हुआ है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उसको पता है कि उसको कैसे काम करना है। तो ही इज़ वर्किंग, he is not going to get the training, he is working for the organization, he is working to achieve the organizational goals। so इसीलिए इंटरनल सोर्सेज में लेबर टर्नओवर बहुत कम होता है क्योंकि ऑलरेडी जो प्रेजेंट आदमी है, एम्प्लॉई है, मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को या तो प्रमोट किया जाएगा या तो ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इंटरनल सोर्सेज जो होता है वो कंपनी के अंदर चल रहा है अभी, ठीक है। मतलब जो कंपनी का इंटरनल है मैन पावर, उसी लोग में से कोई प्रमोट हो रहा है या कोई ट्रांसफ़र हो रहा है। लिमिटेशंस है कि नया आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, चॉइस बहुत लिमिटेड रहता है। कॉज डिसकंटेंटमेंट, बहुत बार ऐसा होता है कि वो काम नहीं कर पा रहा होता है, ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, बहुत बार ये भी हो सकता है कि उसका जो काम है उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। एंड ऑपोजिशन बाय द ट्रेड यूनियंस, तो बहुत सारा ऐसा ट्रेड यूनियंस होता है जिसका ऑपोजिशन बन जाता है, ठीक है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज। हम लोग इंटरनल सोर्सेज समझ लिए क्या होता है, उसका एडवांटेजेस पढ़ लिए, उसका टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स जो था वो था प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, और उसका लिमिटेशंस पढ़ लिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होता है जिसमें तुमको बाहर से एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करके लाना है, ठीक है। गाइज अभी पिक्चर स्क्रॉल होगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होता है, बट बिफोर दैट ओनली आई वुड लाइक टू से कि एक्सटर्नल सोर्सेज जो होता है उसमें बाहर जो कुछ भी चल रहा होता है, बाहर से तुमको कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तुम क्राइटेरिया दे दिए कि अकाउंटेंट के लिए हम अकाउंटेंट के लिए अगर अप्लाई करना है, अकाउंटेंट का वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करना है, उसका क्राइटेरिया ये है कि आपको बीकॉम और एमकॉम रहना चाहिए, ठीक है। इन और अकाउंट्स का ऑनर्स में ही आप बीकॉम और एमकॉम किए हो। देन आपका जो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेट का रिज़ल्ट भी मैटर करता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, ये भी मांगता है कि आप कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सो दीज आर द क्राइटेरियाज जो हर कंपनी का डिफरेंट होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर्स टू द सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इंटरनल में क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को यूज़ किया जा रहा था, या एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। Therefore, an organization must recruit employees from outside through external sources। हाँ, ये करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली जब तक आप बाहर वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि अंदर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं या बाहर जो बैठे हैं जिनको काम की ज़रूरत है वो लोग ज़्यादा स्किल्ड है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि
ड्यू टू चेंज इन टाइम, या समझ लो कि बहुत बार ऐसा होता है कि नया बैच जो निकलता है वो पीछे वाले बैच से ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, राइट। लाइक पहले ज़माने में कंप्यूटर का इतना नॉलेज नहीं था सबको, लेकिन अभी जो भी अप्लाई करेगा उसको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है। नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। पहला होता है फैक्ट्री गेट। गाइस फैक्ट्री गेट इज़ वेरी इजी। कोई भी फैक्ट्री में जाओ, उसमें एक स्लिप चिपका रहता है कि इस चीज़ का वैकेंसी है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई, अप्लाई फॉर दैट। नाउ द वेटिंग लिस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उनका भी एक लिस्ट बनाया जाता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी कॉल किया जाता है, ठीक है। देन वी हैव एम्प्लॉयज़ रिकमेंड। व्हाट इज़ एम्प्लॉयज़ रिकमेंड? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारा टाटा स्टील में कोई ऑलरेडी तुम्हारा कोई रिलेटिव या तुम्हारा कोई फ्रेंड काम कर रहा है, ठीक है, जो कि वहाँ का एम्प्लॉय है। तो नाउ ही कैन रिकमेंड योर नेम के सो एंड सो हैज़ completed his master's degree and he wants to apply for as an accountant, तो इज़ इट पॉसिबल? तो वो तुमको आगे सारा क्राइटेरिया बताएगा, और उसके बाद वो वहाँ पे भी जाके तुमको रिकमेंड कर दिया तो तुम्हारा इंटरव्यू आराम से हो जाएगा। लेबर यूनियन रिकमेंडेशन। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारी कंपनी में लेबर यूनियन बना रहता है, ठीक है, लाइक एक ग्रुप रहता है लेबर्स का, वो लोग भी रिकमेंड कर सकते हैं। देन प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज। बहुत सारा प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज होता है जो कि कंपनी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। कंपनीज उसको पैसा देती हैं जब वो उसको कैंडिडेट ढूंढ के देता है, तो मतलब तुम्हारा इंटरव्यू कंपनी के तरफ से ही हो रहा है, बट प्लेसमेंट एजेंसी लेगा, ठीक। उसके बाद वी हैव एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैव बीन सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन मेट्रोपॉलिटन एंड अदर बिग सिटीज। पीपल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट गेट रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नियरेस्ट टू देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। तो ये थ्रू द गवर्नमेंट होता है कि गवर्नमेंट एक, सोच लो कि एक क्लब जैसा सेट की हुई है, ठीक है, एंड यू कैन इजीली अप्लाई देयर कि आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, आई एम सीकिंग फॉर अ जॉब। और उसके बाद पूरे सिटी में, मेट्रोपॉलिटन सिटी, स्पेशली बिग सिटीज़ में होता है ये, पूरे सिटी में कहीं पे भी अगर वैकेंसी आता है तो तुमको उस एक्सचेंज के थ्रू पता चल जाएगा कि सो एंड सो कंपनी में अभी वैकेंसी आया हुआ है, एंड देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। So these are number 4, number 5 and number 6. Labor union recommendation, private placement agencies, and number 6 is employment exchanges. I hope it's clear. Okay, now number 7. Number 7 is media advertisement. Media advertisement बहुत बार होता है. Media advertisement is leading newspaper magazine. बहुत सारा magazines में आता है, अगर कहीं वैकेंसी निकला होता है, बहुत सारा न्यूज़पेपर में जाता है, इसको हम लोग मीडिया एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. Then jobbers and contractors, they are people who keep in touch with the labor. ओके, जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स का काम ये होता है कि ये लोग विलेज से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज से कनेक्टेड होते हैं. तो वहाँ पे जितने लेबर्स हैं या फार्मर्स हैं, अगर उन लोग को काम चाहिए तो, और अगर सिटी में कोई वैकेंसी निकलता है तो वो लोग विलेजर्स को भी आने का कहते हैं, ताकि वो लोग काम कर सके और शहर में आके पैसा कमा सके, ठीक है. ये काम ज़्यादातर बिजनेसमैन लोग करता है. Then number 9, we have web publishing. At present, internet has become an important medium of recruitment, and there are several special websites which have been created for the purpose of recruitment through internet. So थ्रू इंटरनेट, या तो तुम लोग नाम सुने होंगे naukri.com का, या नहीं तो job.com का, एंड देर आर सेवरल अदर साइट्स ऑल्सो, जो लोग नौकरी, जो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है. वो लोग भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से कनेक्टेड रहता है. तो उन लोग का काम ये रहता है
कि कंपनीज अपना वैकेंसी बता दिया कि इस जगह पे वैकेंसी है, ओके। एंड उसके बाद वो सारा उसको जॉब पोर्टल्स भी बोला जाता है, ठीक है। naukri.com हो गया या लिंक्डइन हो गया, ये सब जो होता है ये सब जॉब पोर्टल्स होता है। वो लोग हर एक कंपनी के बारे में डाल दिया और तुम वहाँ पे तो ऑलरेडी अपना रिज्यूमे सबमिट किए हुए हो। अगर तुम्हारा रिज्यूमे, अगर तुम केपेबल होगे या पोटेंशियल तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारा इतना स्किल्स होगा, तो that particular website will call you, okay। that is web publishing। now advantages of external recruitment, सबसे पहला होता है wide choice, ठीक है। it has a wider choice than internal recruitment। number 2, entry of new blood। number 3, less chance of favoritism। and number 4, generates healthy competition। वाइड चॉइस, बहुत सारे लोग में से आप चूज़ कर सकते हो। एंट्री ऑफ न्यू ब्लड, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता है। फेवरेटिज्म कम होता है। फेवरेटिज्म मतलब कि अरे हम लेके आए हैं, अच्छा है रख लीजिए, ये सब नहीं चलता है। तुमको तुम्हारे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे जॉब मिलता है। एंड नंबर 4 इज़ जनरेट्स हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि जितने भी लोग ऑब्वियसली जॉब करने आए हैं या जितने भी लोग काम कर रहे हैं या जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, सब चाहेंगे कि मेरा हो मेरा हो मेरा हो, तो वहाँ पे एक कंपटीशन बना रहता है, ठीक है। आप रिकमेंडेशन से जाइएगा अगर, तो इतना तुमको डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना ही है, ठीक है। तो वहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता है। लिमिटेशंस आर, पहला कि कॉस्टली होता है। येस, इट इज़ कॉस्टली। वाई इट इज़ कॉस्टली? क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत कॉस्टली भी होता है। कॉस्टली इसलिए कि तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे ही सिटी में हो, ठीक है। तुमको कहीं और बुला के भी लिया जा सकता है तुम्हारा इंटरव्यू। देन बहुत बार ऐसे होता है कि तुमको अपना ही पैसा लगा के ट्रांसपोर्ट का पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुमको उतना दिन तक, जितना दिन तुम ट्रेनिंग में रहोगे, उतना दिन का पैसा तुमको कंपनी देगी, बट तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन तुमको खुद करना है, ठीक है। रिड्यूसेस मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। येस, जितने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उन लोग का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उन लोग से अच्छा कोई कैंडिडेट आ जाए, ठीक है। इट्स ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। येस, एक्सटर्नल सोर्सेज जो होता है, अपना एक्सपीरियंस ये है मेरा कि एक इंटरव्यू में मैक्सिमम 8 आवर्स लगता है। सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत नर्वसनेस हो जाता है, क्योंकि 1 बाय 1 तुम्हारा काम चलता रहता है, ठीक है, तुम्हारा इंटरव्यू चलता रहता है। सो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एंड नंबर 4 इज़ ऑपोजिशन फ्रॉम ट्रेड यूनियंस। जितने लोग काम कर रहे होते हैं या जितने लोग अपने लोगों को रिकमेंड कर रहे होते हैं, उन लोग को भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाता है, ठीक है।